यस सर, ग्रीन कलर का। हाँ ठीक है। तो जहां तक हमने बात लास्ट क्लास में की थी, उसको जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लास से मेटा फिजिक्स की, तत्व मीमांसा की हम बात कर रहे हैं। तत्व मीमांसा की हम बात कर रहे हैं। जब हम तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे एक लाइन कहना हो तत्व मीमांसा के बारे में, तो मैं कहूंगा हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ रियलिटी। हम सत्ता का अध्ययन कर रहे हैं। यह है सत्ता का अध्ययन। सत्ता का अध्ययन है जिसपे हम कुछ फिक्स क्वेश्चंस खोज रहे होते हैं, और उसमें हम सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन या सबसे कोर क्वेश्चन खोज रहे होते हैं। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ रियलिटी या फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी, को ही सबस्टेंस कहते हैं। सबस्टेंस, या हिंदी में बोलेंगे इसको द्रव्य। सबस्टेंस, सबस्टेंस है क्या? कई चीजें आप लोग बता चुके हैं, फिर भी मैं क्लास की शुरुआत में बताता हूँ आपको। सबस्टेंस जब हम खोज रहे हैं या सबस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। हम बात कर रहे हैं, इसी बात को और कैसे कह सकते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रियलिटी। बेसिक यूनिट उससे और छोटा नहीं हो सकता, सबसे छोटा यूनिट, क्योंकि अगर उससे भी छोटा हो सकता है तो फिर जो सबसे छोटा होगा वो सबस्टेंस होगा। मोस्ट बेसिक, सब एक ही बात है, मैं तरह तरह से आपको बता रहा हूँ, अलग अलग शब्दों में बता रहा हूँ, वर्ड्स में बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबस्टेंस है मोस्ट बेसिक यूनिट। मोस्ट बेसिक है तो हम इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट, पार्टलेस, और ये सब है तो ये खुद अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। सेल्फ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, इस यही सब चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, मैं फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं, कि अगर न्यूटन कह रहा है कि एटम्स हैं फंडामेंटल यूनिट, तो एटम्स मोस्ट सिंपलेस्ट हैं, और एटम के थ्रू पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। वर्ल्ड के सारे रियलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। खुद को उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, तो वो है सबस्टेंस। जो पूरी सत्ता की व्याख्या कर सके, पूरी रियलिटी की व्याख्या कर सके, वो है सबस्टेंस। तो ये सबस्टेंस, तो आगे हम देखें तो सबस्टेंस जब हम बात कर रहे हैं, तो सबस्टेंस के बारे में दो तरह के थॉट्स हैं, या दो तरह की बातें हैं। सबस्टेंस के बारे में दो विचार हैं, दो थॉट हैं। एक विचार है जो कहता है, वो जो सिंपलेस्ट यूनिट है जिससे सारी व्याख्या हो सकती है, वो यूनिट है आइडिया, प्रत्यय। हमने लास्ट में देखा था, हिंदी में, सॉरी, इंडिया में विज्ञान बोलेंगे, विज्ञान ये साइंस नहीं है, विज्ञान बोलेंगे तो आइडिया।
दूसरे लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट है जिससे सारी सत्ता की व्याख्या हो सकती है, या मैटर है जिससे सारे एग्जिस्टेंस की व्याख्या हो सकती है। उसका जो, अच्छा ध्यान रखना है, जो लोग आइडिया मान रहे हैं वो ऐसा नहीं कि मैटर या ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे, बट वो कह रहे हैं कि पहले मैटर है। तो जो आइडिया में बिलीव करते हैं, जो कह रहे हैं कि सबस्टेंस आइडिया है, एक विचार है, एक थॉट है, एक प्रत्यय है, इस तरह के जो फिलोसफर हैं उनका जो क्लास है वो क्लास है, या उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, आइडियलिज्म, है ना। जो किस में बिलीव कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, आइडिया फर्स्ट। जो कहते हैं आइडिया फर्स्ट। आइडिया फर्स्ट मतलब प्रत्यय पहले। पहले मतलब हर एक चीज के पहले प्रत्यय है, हर एक चीज के पहले आइडिया है। और कहने का मतलब, इसी बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, मैं तरह तरह से बता रहा हूं, हर कोने से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आइडिया इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। फंडामेंटल यूनिटी तो सबस्टेंस है, तो सबस्टेंस बोले या फंडामेंटल यूनिट बोले, वो है आइडिया। प्रत्यय है, प्रत्यय सभी सत्ताओं सत्ताओं का मूल है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय सभी सत्ताओं का, सभी तरह की जो भी सत्ता है, सत्ता सभी सत्ताओं का मूल है, फंडामेंटल है, बेसिक है। प्रत्ययों पे ही, आइडिया पे ही ऑब्जेक्ट्स या मैटर, वस्तुएं या जड़ पदार्थ की सत्ता निर्भर करती है। प्रत्ययों पे ही सभी प्रकार की वस्तुओं की या जड़ पदार्थ मतलब मैटर की सत्ता निर्भर करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिपेंडेंट अपॉन आइडिया। मतलब आइडिया पहले है। जब पहले ख्याल आया हवाई जहाज का, पहले ख्याल आया फिर हवाई जहाज आया। पहले कार का ख्याल आया, कार का आइडिया आया, तब कार आई, क्योंकि इससे पहले मैटर पड़ा होगा, पड़ा रहे मैटर, लाखों साल तक मैटर पड़ा हो, कार नहीं आएगी। तो जो भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं, जो भी सत्ताएं हैं, रियलिटी हैं, वो आइडिया पे डिपेंड करती है। किसी वस्तु की सत्ता, जिसको हम एक लाइन और कह सकते हैं, किसी वस्तु की सत्ता तभी तक है या तभी से है जब से उसका आइडिया है। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट comes into existence when its idea comes into existence. It will exist only till then its idea will exist. एक बात समझो बहुत आसानी से, इतना लंबे चौड़ी बातों की जरूरत नहीं है। आज से कोई 50-100 साल पहले कोई कुजीन बनता हो, कोई खास तरह का पकवान हो, कोई कुजीन हो, अब मान लो उसको बनाने वाले लोग नहीं है, पूछो कि यार फलाना पकवान के बारे में जानते हो, अरे हाँ सुना तो है, बट इसका अब कोई जानने वाला है नहीं। हाँ पहले होता था, बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारा उसका एक प्रोसेस था, उससे वो वाला कुजीन बनता था। बट वो हाँ बनाती थी, दादी वादी बनाती थी। अब वो सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, बट वो पर्टिकुलर कुजीन गायब हो गई होगी। क्या गायब हो गया, एक्चुअल में क्या गायब हुआ उसका, बताओ। सर आइडिया। उसका आइडिया गायब, ठीक है।
सारा मैटर होगा। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं, हर एग्जांपल अपना सबसे करीब का होता है। आम का एक खास तरह का अचार बनाते थे कुछ पहले के बुजुर्ग लोग। अब आम अवेलेबल है, पहले से ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बट वो वाले स्वाद का अचार, वो जो कुजीन था, वो आज के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो वो उनके पास वो आइडिया नहीं है कि कितनी देर, कितनी मात्रा में कौन सी चीज डालनी चाहिए, कितनी देर उसको धूप दिखाना है, क्या करना है, जो भी करते थे वो लोग। तो वो उनके साथ वो आइडिया खो गया, तो वो कुजीन भी खो गई। और ऐसे हजारों चीजें हैं। अभी आप लोगों ने, मुझे करंट अफेयर याद आ गया, अभी आपने देखा केरल में बहुत सारे मेडिसिनल, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं, उसके जानकार लोग हुआ करते थे। और उनके साथ बहुत सारे हर्ब्स जो आज हैं, बट उनका प्रयोग कैसे करना है उसका आइडिया उन लोगों के साथ खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, तो मैं वही तो कह रहा हूं, एनी ऑब्जेक्ट्स, या मैंने अभी बताया, इट विल एग्जिस्ट ओनली टिल देन इट्स आइडिया विल एग्जिस्ट। वो तभी तक अस्तित्व में है जब तक उसका आइडिया है। आइडिया खत्म, वो ऑब्जेक्ट भी खत्म। ऑब्जेक्ट मतलब वो हर्ब्स तो होगा, बट जो मेडिसिन के तौर पे यूज हो रहा था, वो मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वर्क उसका खत्म हो गया। बोलो, बात समझ में आ रही है? आइडिया कैसे? स्टील रखा होगा, लोहा कब से पड़ा होगा, बट जो ग्लास है मेरे सामने, वो किसी का आइडिया होगा। आइडिया पहले आया होगा, फिर ये ग्लास बना होगा, फिर ये मतलब पेन बना होगा, ये कप बना होगा। पहले क्या होगा? आइडिया। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो आइडियलिज्म क्या बिलीव कर रहा है? आइडिया पहले। बताओ, पहले टेबल बन गया होगा जिसपे मैं अभी लिख रहा हूं, बैठ, या टेबल का आइडिया आया होगा? टेबल का आइडिया। पहले आइडिया आया होगा। बाकी रॉ रॉ लकड़ी तो हमेशा से पड़ी होगी, लाखों साल से पड़ी होगी, बट किसी को आइडिया आया, तो आइडिया फर्स्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। जी सर। अगर ये आइडिया इंस्टिंक्ट कर जाए, विलुप्त हो जाए, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई है। हम देखेंगे, मैं जो कुजीन का ही मुझे अच्छा कई एग्जाम्पल याद आ गए। अगर बहुत सारे नए आइडिया आए हैं, ये बात सच है, आज से 20 साल, आज से 10 12 साल 15 साल पहले हम तमाम चीजें नहीं जानते थे। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे याद आ गया, मैंने किसी को बताया, स्टूडेंट ऐसी बातचीत में, चीज, बहुत देर तक मैं समझा ही नहीं पाया कि चीज उसको समझाएं कैसे, इसने खाया नहीं है, देखा नहीं है। और वो कह रहा है चीज सर, मक्खन बोल रहे हैं हम। अरे यार नहीं, मक्खन नहीं है। घी है सर, घी भी नहीं है। चीज। अब चीज जिसको उसको आइडिया नहीं है, अब बताओ कैसे समझाओगे उसको? जो भी कहोगे वो चीज नहीं है। चीज होती है ना, अमूल चीज और ये सब चीजें, समझ रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल नया कुजीन है। तो तमाम चीजें, आइडिया आई हैं, ये बात सच है, और बहुत सारे आइडियाज गायब हो गए। क्यों? उनको जानने समझने वाले लोग नहीं हैं। तो आइडिया, आइडिया फर्स्ट, दे आर आइडियलिस्ट। द फिलोसफी इज आइडियलिज्म। आइडिया मतलब प्रत्यय, प्रत्ययवादी हैं वो, प्रत्ययवाद और प्रत्ययवादी। तो सबस्टेंस को दो तरह से लोग देखते हैं, और भी देखते हैं, बट हमें अभी काम हमारे लिए दो ही तरह से है। कुछ का कहना है वो जो सबस्टेंस है, लास्ट पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल जो एक्सप्लेन कर सकता है सब चीजों को, वो है आइडिया। कुछ लोगों का कहना है वो ऑब्जेक्ट या मैटर है। जो आइडिया को सबस्टेंस मानते हैं, उस फिलॉसफी को आइडियलिज्म, और उन फिलोसफर को आइडियलिस्ट, और जो मैटर को या ऑब्जेक्ट को लास्ट सबस्टेंस या फर्स्ट पार्टिकल या सबस्टेंस मानते हैं, उनको मेटलिस्ट या मेटेरियलिस्ट, METERIALIST, और इस फिलॉसफी को मेटेरियलिज्म कहते हैं।
तो मैं इसको और यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि फिर मैं दोबारा आऊंगा आइडिया पे। ये जो मैटर है या ऑब्जेक्ट एक ही बात है, वस्तुएं या मैटर, ये फिलॉसफी क्या कहलाती है? रिपीट करो। मटेरियलिज्म। हिंदी क्या है इसकी? अरे बोलो यार। भौतिकवाद, भौतिकवाद। है ना। और इसी का दूसरा नाम है रियलिज्म। रियल है। क्यों रियल कह रहे हैं ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। रियलिज्म हिंदी है इसकी यथार्थवाद। लिखते चलना, यथार्थवाद, रियलिज्म। तो अभी तक हमने क्या समझा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबस्टेंस, जो कि सारी सत्ताओं की व्याख्या की बेसिक इकाई है, उसको मानने वाले दो धाराएं हैं। एक है आइडियलिज्म और एक है रियलिज्म या मटेरियलिज्म या भौतिकवाद या यथार्थवाद। ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को नहीं मानेगा, बट बात है कि भौतिक सबसे पहला यूनिट कौन सा है जो सारी चीजों की व्याख्या कर देगा या जिस पर बाकी सब चीजें डिपेंडेंट होंगी। ये कह रहा है आइडिया है वो, और ये कह रहा है वो मैटर है वो। जैसे आज का हम देखेंगे, आज का साइंस जो लाइफ के बारे में बता रहा है, वो क्या कह रहा है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस कहाँ कैसे आया, चेतना आई कैसे। ये चेतना की बात कर रहे हैं। चेतना, साफ लिखते हैं, पेन चलाना भी आसान नहीं है। चेतना, चेतना, कॉन्सियस। और आज का जो हमारा खास तौर पे डार्विन का ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो कह रहा है चेतना बाद में आई, कॉन्सियस बाद में आया। पहले तो मैटर था, कुछ केमिकल्स थे, उन केमिकल से ही जो मैटर था, उस मैटर से डिफरेंट मैटर्स बने, और किसी अवस्था में, किसी स्टेज में उसके अंदर चेतना आ गई। तो मैटर फर्स्ट है, मैटर पहले है, और उसी मैटर से जो कि नॉन कॉन्शियस है, नॉन कॉन्शियस है, उससे बना, उससे बनी चेतना। तो पहले मैटर। तो आपने देखा, आप लोगों ने नेबुला थ्योरी पढ़ी होगी फिजिक्स में भी और ज्योग्राफी वगैरह में, कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम बताओ कॉन्शियस मटेरियल है या नॉन कॉन्शियस मटेरियल है? हाइड्रोजन और हीलियम बताओ। नॉन कॉन्शियस। नॉन कॉन्शियस। इस नॉन कॉन्शियस से चीजें बनी, है ना। और बनते 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 अगर मैं अर्थ की बात करूं, तो अर्थ पे जो लाइफ आई, वो लाइफ कुछ केमिकल्स थे, और सारे केमिकल्स तो नॉन वो हैं, और उनसे फर्स्ट सेल बन गया, यूनिसेलुलर लाइफ आई। वो लाइफ मैटर से आई। दे आर ऑल आर मेटरलिज्म, मेटरलिस्टिक हैं वो। आज का जो मार्केट इकोनॉमी है, वो भी माना जाता है मेटरलिस्ट। मैटर फर्स्ट है, कॉन्शियस सोर्सेस नहीं। कॉन्शियस सेकेंडरी है। वो ये नहीं कह रहे कि कॉन्शियस है नहीं, पर मैटर फर्स्ट है। आज का मार्केट इकोनॉमी को हम कहते हैं कि आज की दुनिया मेटरलिस्टिक हो गई है। सुना है आप लोगों ने कि दुनिया मेटरलिस्टिक है। लोग मैटर को ज्यादा पकड़ते हैं, वस्तुओं को ज्यादा पकड़ते हैं, है ना, कॉन्शियस को नहीं, संबंधों को नहीं। तो उसी रेफरेंस में कहा जा रहा है मेटेरियलिज्म। इसी तरह वापस यहाँ आते हैं
आइडियलिज्म, या मैंने कहा था आइडिया मतलब चेतना, मतलब कॉन्सेस, कॉन्सेस, कॉन्सेस को ही क्या बोलते हैं? स्पिरिट। स्पिरिट। तो इसीलिए इस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं स्पिरिट के हिसाब से? स्पिरिचुअलिज्म। या ऐसे फिलॉसफर को स्पिरिचुअलिस्ट। बात समझ में आ रही है? अध्यात्मवाद। ये मैंने बताया ही। भौतिकवाद। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि मटेरियलिज्म का ही लाइक सिनोनिम है ना रियलिज्म, या फिर दोनों वर्ड्स का हाँ, डिफरेंट? सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मैटर कहें, ऑब्जेक्ट कहें, रियलिज्म कहें, वो एक ही बात है। ठीक है। तो तो सर मतलब अभी हम ये बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिज्म या आइडियलिज्म की। तो आइडिया फर्स्ट, और आइडिया अगर फर्स्ट है, पहले आइडिया आता है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, और आइडिया के बाद फिर कोई वस्तुएं बनती हैं, आइडिया के बाद कुछ ऑब्जेक्ट बनता है। आइडिया पहले है। तो टेबल का, मेज का आइडिया पहले है, मेज बाद में है। तो पहले आया आइडिया, उसके बाद आई मेज। तो सारे जो वस्तुएं हैं वो आइडिया पर निर्भर हैं, आइडिया पर डिपेंड करती हैं। आइडिया किस पे डिपेंड है? आइडिया आता कहाँ है? आइडिया कहाँ पे आता है? कौन सा प्लेस है? आइडिया कहाँ आता है? माइंड में आता है। यस और नो? आइडिया आता है माइंड में। अतः ये जो विचारधारा है, ये जो थॉट है, ये मानती है कि सारी रियलिटी कहाँ की है, कहाँ होती है? माइंड में। ठीक है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज एक्चुअली मेंटल वर्ल्ड। ये एक मेंटल वर्ल्ड है। मेंटल वर्ल्ड कैसे है बताओ? कैसे मेंटल है? सारा कुछ आया तो मन में ना। आइडिया कहाँ आता है? मन में आता है, मन में ही रहता है। और हम फिर वो जो सामने जो मैटर है, उससे उस आइडिया के अकॉर्डिंग कुछ बना देते हैं। तो मेरे आइडिया एक खांचे की तरह है। जैसे ईंट बनाने वाला खांचा होता है, या ईंट नहीं देखा हो, मान लो गुजिया बनाने वाला खांचा होता है। उस खांचे में हम सारा मटेरियल डालते हैं, गुजिया बनती चली जाती है। तो वो जो आइडिया है वो कहाँ है? माइंड में है। तो अगर आइडिया माइंड में है और पूरी दुनिया आइडिया की है, तो सारी दुनिया कैसी है? मानसिक है, मेंटल वर्ल्ड। बताओ, बात समझ में आई क्या? ये फिलॉसफी मानती है कि सारी दुनिया, सारी रियलिटी मानसिक है, मेंटल है। मन में है। वही मन खत्म, वो आइडिया खत्म, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज एक्चुअली मेंटल वर्ल्ड। वहीं पर ये फिलॉसफी क्या मान रही है? रियलिज्म। ये दुनिया मेंटल नहीं है, ये दुनिया रियल है। इसीलिए तो कहा गया, इसका दूसरा नाम क्या बताया था? रियलिज्म। याद है ना? मटेरियलिज्म, और इसी का दूसरा नाम क्या बताया था? रियलिज्म।
दुनिया रियल है, मेंटल नहीं है। तो एक एक करके पहले समझते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। दुनिया मेंटल है। मेंटल है, सारी सत्ताएं मन पर निर्भर हैं। ऑल रियलिटी इज नोवर डिपेंडेंट। ऑल रियलिटीज आर नोवर डिपेंडेंट। ऑल रियलिटी नोवर डिपेंडेंट। बोलो, बात समझ में आ रही है? उसी का डेरिवेशन है ना। ऑल रियलिटी आर नोवर डिपेंडेंट। ये बताओ, इससे पहले क्या हम लोग, ये तो हम लोग खैर ये हम लोग मेटाफिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट जब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे थे तो ऐसी बात कौन कर रहा था एपिस्टेमोलॉजी में? एम्पिरिज्म। बिल्कुल वही, उसी के पास है ये। रियलिटी इज नॉट, लिखते चलो, रियलिटी इज नॉट आउटसाइड। आउटसाइड, बाहर सत्ता नहीं है। रियलिटी इज नॉट आउटसाइड ऑफ अस। रियलिटी इज विदिन अस। सत्ता या वास्तविकता बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ये सब कौन लोग हैं? आइडियलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करने वाले। और ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मैटर होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मैटर सेकेंडरी है, और जो भी है वो मानसिक है, मेंटल है, नोवर डिपेंडेंट है। ये सब प्रत्ययवादी कहलाते हैं, ये सब आइडियलिस्टिक कहलाते हैं। जो ये कहते हैं कि जो सत्ता की मूल इकाई है, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो सबस्टेंस है एग्जिस्टेंस का, रियलिटी का, वो आइडिया है, वो मेंटल है। और इन प्रत्ययों का जो स्रोत है, सोर्सेस है, वो माइंड है, मन या बुद्धि है। और ये हमेशा ज्ञाता सापेक्ष होती है, यानी नोवर डिपेंडेंट होती है। अगर ये सब नोवर डिपेंडेंट है तो बताओ, ये मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखूं या सब्जेक्टिव लिखूं? ये रियलिटी कैसी होगी, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? बताओ। सब्जेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करती है, क्योंकि मेंटल है। मेरे मन में है ना, मेरे मन में किस तरह की चीजें हैं, वो सब्जेक्टिव है, नोवर डिपेंडेंट है। और रियलिटी आउटसाइड में नहीं है, इनसाइड है, मन में है। बाहर जो है उसका खाली प्रोजेक्शन है। कुछ लोग तो खैर यहां तक कहेंगे बाहर कुछ है ही नहीं, अभी मैं एक्सट्रीम में नहीं जा रहा, बट उनका कहना है, जैसे इंडिया में हम बात करेंगे, इंडिया में बात करेंगे शंकराचार्य, वो कह रहे हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। सत्य जो है, रियलिटी जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो ब्रह्म का है। ब्रह्म एक आइडिया है, हम बात करेंगे उस समय। और ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये मिथ्या है, नॉन रियल है, नॉन एग्जिस्ट है। तो है क्या फिर? तो दिख तो रहा है, ये मैं हाथ मार रहा हूँ, टेबल से आवाज आ रही है, मुझे हल्की सी चोट भी लग रही है, फिर है नहीं क्या ये? उनका कहना है माया। देखेंगे, बड़े बड़े जादूगर हैं, माया है, रियल है ही नहीं, सब कुछ इनसाइड है। तो इंडिया में भी हम देखेंगे, फिलहाल तो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड पढ़ना है, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़नी है, और उसमें भी ये चीज हम देखेंगे।
जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होगा, खास तौर पे 17-18 सेंचुरी में, ये फिलॉसफी वीक होती जाएगी और उसकी जगह पे ज्यादा जगह कौन लेगी? कौन सी फिलॉसफी? खत्म नहीं हुई है, आज भी नहीं खत्म हुई, बट ज्यादा जगह कौन सी लेगी? मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म। तो इसमें एक बड़ा, बहुत सारे थिंकर्स आएंगे। इसमें जो आएगा, न्यूटन आएगा, अगर हम बाद में देखें तो कार्ल मार्क्स आएगा, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। इवन की जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो थ्योरी है जो बता रही है कि कैसे यूनिसेलुलर से हम आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, डार्विन, ये सब कुछ दे आर मेटेरियलिस्ट। इनकी फिलॉसफी मेटेरियलिज्म है। जो मैटर को, पहला सच, मैटर से कॉन्सेस आ गया, कभी कैसे आया ठीक से नहीं पता, बट मैटर से आया है, मैटर से आ जाता है कॉन्सेस। ये सब मानने वाले रियलिज्म, रियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक थॉट है। उसकी जगह जो मानते हैं कि प्राइमरी मैटर चेतना है, कॉन्सियस है, स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। वो जो मानता है कि सारी रियलिटी मेंटल है, मन में है। तो वर्ल्ड, की दुनिया जो है मेंटल वर्ल्ड है, मानसिक है। तो ये जरूर ये मानेंगे कि दे आर नोवर डिपेंडेंट, और नोवर डिपेंडेंट होगा तो फिर बहुत सब्जेक्टिव होगा। मैं कॉन्सियस की व्याख्या अपने ढंग से करूंगा और वो दूसरा कोई दूसरे ढंग से करेगा, और वो दोनों ही, उसमें सच और झूठ का कुछ मैटर नहीं, या तो दोनों सच हैं या दोनों गलत हैं। वो मेरा सच है, कोई दूसरे का सच है, क्योंकि मैटर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहां पर हम देखेंगे चीजें ऑब्जेक्टिव होंगी, ऑब्जेक्ट से शुरू होती हैं, जस्ट अपोजिट थॉट होगा ये। इसमें चीजें फिक्स होंगी, सर्टेन रूल्स पर डिपेंडेंट होंगी। यहां पे कोई रूल नहीं होगा। सब्जेक्टिव मैटर में कैसा रूल हो सकता है? तो मैं भी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, पर ब्रॉडली, क्योंकि आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं तो हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जो प्रत्ययवाद है, प्रत्ययवाद जो है वो कह रहा है प्रत्यय पहले, वस्तुएं बाद में। वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए प्रत्ययों पर निर्भर है। जैसे राफेल फाइटर प्लेन, फोर्थ जनरेशन। अब ये फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन का आइडिया आया होगा किसी के पास, और वो आइडिया, देखो तभी तो हमने भारत में, अभी जो मैटर था राफेल को लेकर, वो दो तरह की समझ थी। कुछ लोगों का कहना था कि हमने रेट बढ़ा दिया और इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ, ये तो हम और आप नहीं कह सकते, हो तो जांच की बात है। बट महंगा हुआ, और अगर हमें उसका आइडिया भी मिल रहा है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार आइडिया आ जाने के बाद तो फिर हम एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आइडिया पे ही डिपेंड करता है कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट। आइडिया आ जाए एक बार, पेन का आइडिया, फिर तो हम न्यूमरस पेन बना सकते हैं, फाइटर जेट बना सकते हैं। और सारी कीमत तो आइडिया की ही तो होती है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? हमने बात की है ना लास्ट क्लासेस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैं एक बुक लिखूं और वो कॉपीराइट कर दूं, तो कॉपीराइट एक्चुअल में क्या है? बताओ। आइडिया है ना। और उस आइडिया के बेस पर करोड़ों करोड़ों बुक छापी जा सकती हैं।
एक स्टील मैटर पड़ा हुआ है, बट मेरे पास आइडिया आया कि मैं उसका ये पेन बना दूं। बात समझ में आ रही है सबके? जी सर। तो बस आइडिया के लिए चाहिए माइंड। आइडिया कहाँ होगा? किसी माइंड पर होगा। इसका मतलब इस पूरा जो वर्ल्ड है, जो मेंटल है, अभी हमने बात की कि जो दुनिया है ये मेंटल वर्ल्ड है, क्योंकि सारे आइडिया माइंड में रहते हैं। तो फिर अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमें। हम आइडियलिज्म के हिसाब से चल रहे हैं। वर्ल्ड दो तरह का होगा। एक तो वो वर्ल्ड है जिसमें हम नेचुरल चीजों को देखते हैं, नेचुरल चीजों को देखते हैं, और एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है तो पता ही है आप लोगों को। जैसे मेरे सामने एक चाकू पड़ा है, ये चाकू कैसा है? आर्टिफिशियल या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। बट हम देखते हैं नेचुरल में, हम देखते हैं नदी, हम देखते हैं पहाड़, हम देखते हैं ग्रह, हम देखते हैं उपग्रह, हम देखते हैं ब्रह्मांड वगैरह वगैरह। ये अगर बने हैं तो ये किसी आइडिया से बने होंगे? बोलो बोलो, ये सुनो। अगर इनकी रियलिटी है तो कोई ना कोई आइडिया होगा ना इसके पीछे। ये किसी न किसी आइडिया से बने होंगे। आइडिया से बने हैं तो किसी न किसी माइंड से निकले होंगे। तो क्या ये ह्यूमन माइंड से निकले हैं? ह्यूमन माइंड ने नदी पहाड़ और ग्रह उपग्रह बनाए हैं? नहीं, ये किसी सुप्रीम आइडिया से निकले हैं, सुप्रीम माइंड से निकले हैं, सुप्रीम माइंड से निकले हैं। तो हर एक चीज की व्याख्या के लिए कोई ना कोई आइडिया चाहिए। वो आइडिया किसी ना किसी माइंड में होगा, और इन चीजों की व्याख्या के लिए हमें एक सुप्रीम माइंड का आइडिया चाहिए। वही सुप्रीम माइंड का आइडिया क्या कहलाता है? बोलो जल्दी से, माइक ऑन रखो और बोलो फटाक से। गॉड। तो एक आइडिया है, मैंने देखा पेन का, चाकू का। एक हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम और किसी तरह की बात करते हैं। तो ये किसके आइडिया होंगे? किसके आइडिया है ये? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसका आइडिया है? ह्यूमन। ह्यूमन का आइडिया है। फॉर्म ऑफ सोशल आइडिया, जैसे मैरिज, विवाह, ये किसका आइडिया है? ह्यूमन का आइडिया है। एसी, टेलीविजन, एलईडी, ये सब क्या है? ह्यूमन आइडिया। ह्यूमन आइडिया। ह्यूमन आइडिया कैसा होता है? फाइनाइट, सीमित। फाइनाइट माइंड है मनुष्य का। फाइनाइट माइंड से हम फाइनाइट चीजों को ही समझ सकते हैं। बट एक चीज है जो इनफाइनाइट माइंड है। क्योंकि क्यों मानना पड़ रहा है गॉड को? क्योंकि बहुत इतनी नदी, पहाड़, ब्रह्मांड, ये मनुष्य ने तो बनाया नहीं है। मतलब मनुष्य का आइडिया तो है नहीं, तो किसी का तो आइडिया होगा। ये इनफाइनाइट चीजें इनफिनाइट माइंड से आई हैं। तो इनफिनाइट माइंड ही है गॉड। तो सभी आइडिया, जितने भी आइडियलिस्ट हैं, वो सब गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि ये बिना रह नहीं सकते। क्योंकि अगर हर एक चीज
आइडिया से ही बनी है और आइडिया किसी माइंड में होते हैं, और वो इंसान का माइंड तो है नहीं, तो कोई तो माइंड मानना पड़ेगा, जो सुप्रीम माइंड होगा, जिसने पूरा पूरा यूनिवर्स बनाया होगा। हमने तो प्लैनेट्स नहीं बनाए, हमने तो पहाड़ नहीं बनाया। ये बात सच है, पहाड़ किसी नियम से हो सकता है बना हो, बट वो नियम मेरे दिमाग में तो है नहीं, ये किसी सुप्रीम माइंड के दिमाग में है, जो इन्फिनाइट माइंड है, जो असीमित मन है, असीमित बुद्धि है, वो है गॉड। तो जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी आइडियलिस्ट हैं, वो जरूर किसी न किसी फॉर्म के, किसी न किसी तरीके के गॉड में, गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं आपको, आइडियलिज्म में देखो, हम दो तरह की दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया है नेचुरल चीजों से बनी हुई, और एक है आर्टिफिशियल चीजों से बनी बनी, यानी मैन मेड है। तो एक मनुष्यों के माइंड से बनी है, दूसरी गॉड के माइंड से बनी है। तो इस तरह की अप्रोच से सत्ता की जो व्याख्या करते हैं, उस विचारधारा को आइडियलिज्म कहते हैं। बताओ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताइए। सर एक क्वेश्चन था हम्म सर, जब आइडिया को भी हम ये मान रहे हैं कि मतलब ऑल रियलिटीज एग्जिस्ट इन द माइंड, तो वो रियलिज्म क्यों नहीं हुआ? मतलब मेंटल लेवल पे तो वो भी एक रियलिटी है ना, उसे हम रियलिज्म क्यों नहीं कहे? हाँ, तो मेंटल रियलिटी है ना वो टेंजेबल रियलिटी नहीं है। और हम यहाँ रियलिज्म जब भी बात कर रहे हैं, तो वो बाहर है। बाहर का मतलब सबके लिए ऑब्जेक्टिव होगा वो। यहाँ रियलिज्म का मतलब है, रियल होने का मतलब है, रियलिज्म का खासतौर पे मतलब है यथार्थवाद का मतलब है। यथार्थ का मतलब आप और हम या कोई भी चीज, उसको एक ही कहें लोग, उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। और वो ऑब्जेक्टिविटी किसी चीज में तभी होगी जब वो मेरे मन के बाहर हो। मन के अंदर होगा तो सब्जेक्टिविटी होगी। तो वो इस तरह से इसको रियलिज्म या रियल नहीं मान के। यहाँ पे अगर रियलिटी मानेंगे तो तुम्हारी रियलिटी, मेरी रियलिटी, किसी तीसरे की रियलिटी अलग अलग हो जाएगी, है ना? बात समझ में आ रही है बात? यस सर। मन मन वाले को अगर हम रियल मान लें, तो मेरा रियल तो है वो, तो आपका रियल नहीं है। जबकि मैटेरियलिज्म में, मैटर में क्या माना जा रहा है? मैटर फर्स्ट है, और जो कि ऑब्जेक्टिव है, सबके लिए एक ही जैसा है। कोई भी जब H2SO4 बना रहा होगा, तो H2SO4 जो मैटर है, जो अलग अलग एलिमेंट यूज किया जा रहा है, सबका वही बनेगा, किसी के मन पर निर्भर नहीं है कि H2SO4 बनाते बनाते मन में आ गया कि ये रसगुल्ला बन जाए तो रसगुल्ला बन जाए। ऐसा नहीं होगा, वो H2SO4 ही बनेगा। दैट इज रियलिस्टिक या रियलिज्म, जो बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे जो बात हो रही है, जो मन की बात है, मन के अंदर के जो जो सच है, वो, इसीलिए इसको हम रियलिस्टिक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव है। तो रियलिज्म और सब्जेक्टिविज्म दो अपोजिट विचारधारा है, दो अपोजिट थॉट्स है। ठीक है? ओके सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलो, दूसरा मैटर, मैटर है जिसके साथ में हमने पढ़ लिया है वैसे तो। मैटर जो इसके अपोजिट थॉट है मेटरलिज्म का, जिसमें जो इकाई है, यूनिट है सब्सटेंस की, वो मैटर है। जैसा कि मैंने बताया, मैटर मानने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉन्शियस नहीं मान रहे, पर कॉन्शियसनेस बाद में आती है।
इसको हम अलग अलग स्तर पे देखेंगे। जैसे जब मैं कार्ल मार्क्स बताऊंगा तो ये सब बातें दोबारा मैं दोहराऊंगा। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि विचार विचार बाद में आते हैं। मैं यहाँ गर्मी में बैठा हूँ, धूप से चल के आया हूँ, तो ये जो मेरे अंदर खिजाहट आई है, जो मेरे मन में आई है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? वो भौतिक चीजों पे डिपेंड कर रही है। वो जो बाहर की चीजें हैं, धूप में आया हूँ, धूप धूल से आया हूँ, थक गया हूँ, ये मेरा थकना और मेरा चिड़चिड़ा होना, जो मेंटल स्टेटस है, वो मेंटल स्टेटस पहले है या वो मैटर पे, बाहर की चीजों पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। बताओ। बाहर की चीजों पे। बाहर की चीजों पे। तो मैटर फर्स्ट है। हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि धर्म और जाति और फलाना ढिकना ये सेकेंडरी मैटर है। एक तरह की इकोनॉमी में, एक ज्योग्राफी में रहने वाले एक तरह की इकोनॉमी के लोगों का खान पान एक जैसा होता है। तो वो खान पान एक जैसा होता है। जब हम ये थ्योरी तक पहुंचते हैं तो मान के चलते हैं कि मैटर, जो बाहर की चीजें हैं, उससे हमारे टेस्ट डेवलप होते हैं। तो आप देखेंगे एक तरह की इकोनॉमी में रहने वाले, क्योंकि उनके उनका उनके उनके पास मैटर की पहुंच एक ही जैसी है लगभग। आप जाएं कभी मैंने ऑब्जर्व किया है, बिना बिना किसी प्रेजुडिस हुए, जैसे मकान बन रहा था, तो मकान बनते छत पर जब चढ़ाई जाती है, और वैसे भी बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती है, तो बहुत सारे मजदूर शाम को जब वो खाना वाना बनाते हैं, अब अलग अलग एक दो लोग मिलकर अपने वही ईंट का चूल्हा बनाया है और खाना बना रहे हैं। एक ही लगभग इकोनॉमिक कंडीशन है, एक ही तरह के मार्केट में चीजें लगभग सस्ती मिलती है एक मौसम में। लगभग सभी लोग के चूल्हे पे वही चढ़ा हुआ है। एक तरह की इकोनॉमिक कंडीशन के लोग देखो, पॉलिटिकल व्यू भी लगभग एक जैसा रखते हैं। ये सारी बात कार्ल मार्क्स और बाकी लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेंस, हम इनकार नहीं कर रहे, पर कॉन्सेंस बनता नहीं है। पहले पहले होता है मैटर, मैटर के अकॉर्डिंग कॉन्सेंस होता है। बाहर की चीज पहले है, मैटर पहले है। देखो, पहले के बच्चे थे जो हमारी हमारे साथ के बच्चे हैं, जो अब तो खैर अधेड़ हैं, खैर बच्चे क्या हैं, वो एक तरह के मटेरियल वर्ल्ड में थे। एक लगभग एक तरह की सोच है, कंपेरेटिवली टफ। मालूम है कि इतना आसान नहीं है लाइफ। बस पकड़ के जाना है और बस चढ़ना है, सरकारी बस मिल रही है, तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड होके और बहुत ही शांति से चढ़ेंगे तो चढ़े नहीं पाएंगे। धक्का मुक्की एकदम फट से घुस जाना है, चोट भी लग रही है, उतना ख्याल व्याल नहीं है। अभी मेरे पास फोन आया एक बहुत ही समय बाद फ्रेंड का, जर्मनी से। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे सबसे पहले तो आए तो बहुत लोग हंसते थे कि हम बहुत जल्दी में चढ़ते उतरते थे बस से, यहाँ पे तो लोग बहुत शांति से चढ़ते उतरते हैं। तो कई बार आदत है, बाद में ख्याल आता है अरे क्या कर रहे हैं, जब सब कुछ इतना फिक्स है और सब कुछ है, इतना हम क्यों। लेकिन आदत है, तो ये आदत कहाँ से आई? आदत है तो कॉन्सियस पे, दिमाग में अंदर, बट आदत आई कैसे, बनी कैसे? बाहरी वातावरण से। बात समझ में आ रही है? तो मेटलिस्ट बता रहे हैं कि कॉन्सियसनेस ठीक है, बट वो सेकेंडरी है, वो बाद में आती है और वो मैटर पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, धूप कितनी भी पड़ रही हो, कुछ क्या लेना देना, एसी चल रहा है, खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है, मैं खास तरह के मेंटल स्टेटस में हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा, मैं धक्का मुक्की खा के आ रहा हूँ बस से, टेम्पो से, गर्मी है, खाना भी, भूख भी लग रही है, तो मेरी विचारधारा बाहर की चीजों पर, मैटर पे डिपेंड कर रही है। ये कहना है मेटलिज्म का। मुझे खाना ना मिले ठीक से, खाना तो मैटर है, बाहर का है, अभी कॉन्सियस गायब हो जाएगी। ये है मेटरलिज्म, जो कहता है मैटर फर्स्ट। अब कौन सही है कौन गलत है, मैं अभी इस पे नहीं आ रहा। कौन क्या है, अभी तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई विचार नहीं है अभी, ना आपको बनाने की जरूरत है अभी।
जब मेटेरियलिस्टिक कहा जाए, मेटेरियलिज्म कहा जाए, तो आपको ख्याल आना चाहिए कि क्या बात हो रही है। बस इतनी अभी बात है। अभी आपको किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है। और पूरी तरह गलत कोई होता तो एक खत्म हो चुका होता जो गलत है। पूरी तरह कोई गलत भी नहीं है। पूरी तरह सही होता तो बाकी खत्म हो गए होते। तो हमें तो बस अभी खाली समझना है कि चीजें हैं क्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? मेटेरियलिज्म भी क्लियर हो गया? बताओ। जी सर। नंबर ऑफ सबस्टेंस। अब सबस्टेंस कितने हैं, कितने तरह के एलिमेंट हो तो दुनिया की व्याख्या हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है ये नंबर जो है वो एक है, एक ही सबस्टेंस पूरी दुनिया की व्याख्या के लिए काफी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नंबर दो है। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ थिंकर्स का कहना है कि कितने हैं, अनंत। एन नंबर है। जो कहते हैं कि सबस्टेंस एक है, एक से ही, जैसे जो वही जो मैं इंडिया में बात कर रहा था शंकराचार्य की, क्या कह रहे हैं वो? एकम सत्यम तह ब्रह्मा। एक ही सत्य है जो ब्रह्म है। एकम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म एक है, वही सत्य है। तो ब्रह्म से ही पूरी दुनिया की व्याख्या हो सकती है। कुछ और भी बहुत सारी बातें, फिलहाल तो हम टर्मिनोलॉजी जान रहे हैं। नंबर ऑफ सबस्टेंस जो एक कहते हैं, एक को हम लोग लैटिन में क्या पढ़ते हैं? मोनो। तो ये हो गया मोनोइज्म, है ना। मोनो डाई ट्राई पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, मोनोइज्म। बोलो, समझ में आ रही है बात? इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। तो जो कहते हैं कि सत्ता एक की है, एक ही एलिमेंट है, एक ही सबस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोइज्म। या हिंदी में बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अद्वैत। अद्वैत, और फिलॉसफी को अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसकी फिलॉसफी है? शंकराचार्य की। अद्वैतवाद, अद्वैत और मतलब नहीं, द्वैत मतलब दूसरा, दूसरा नहीं मतलब एक। बात समझ में आ रही है? इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? एक तत्ववाद। इसी को बोलते हैं अभेदवाद। तो इंग्लिश में मोनोइज्म, एब्सोल्यूटिज्म, अभेदवाद। इसको इंग्लिश में अभेद को क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है सबके? कौन है? नंबर ऑफ सबस्टेंस की बात हो रही है। कोई कह रहा है एक है, एक मतलब मोनो, मोनोइज्म की बात कर रहा है। इसी को एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म। दूसरे की जरूरत ही नहीं है, एक ही है। हिंदी में अद्वैतवाद, एक तत्ववाद, अभेदवाद, आइडेंटिकल। बोलो, ये बातें समझ में आई? जो कह रहे हैं दो है, कम से कम दो एलिमेंट होनी चाहिए दुनिया को समझाने के लिए। जैसे इंडिया में हम बात करेंगे, इंडियन फिलोसफी में सांख्य दर्शन की,
जो कह रहा है प्रकृति और पुरुष दो एलिमेंट हैं। सांख्य दर्शन को भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दर्शनों में पहला दर्शन, सर्वश्रेष्ठ दर्शन का है, और वो कहता है कि तत्व जो है वो दो हैं, टू एलिमेंट्स हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वैतवाद। डुअलिज्म, डुअल मतलब दो, डुअलिज्म। या जैसे हम वहां पे आइडेंटिकल बोल रहे थे, यहां पे क्या होंगे? डिफरेंस होंगे, दो होंगे, या भेद होगा, भेदवाद भी कह सकते हैं इसको, भेदवाद। वहां अभेदवाद था, अभेदवाद था, यहाँ पे आइडेंटिकल थे, ये क्या है? डुअलिस्ट, दो। समझ में बात आ रही है? इसी तरह कुछ, जैसे हम इंडिया में देखेंगे जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी, वो कहेंगे जो रियलिटी है, जो सबस्टेंस है, वो n नंबर में है, मतलब असंख्य हैं। जितनी भी चीजें हैं सब अलग अलग हैं और सबके असंख्य हैं। सब चीजें कैसी हैं? असंख्य। पूरी सत्ता, पूरा सबस्टेंस प्लूरल है, और ऐसी फिलॉसफी प्लूरलिज्म कहलाती है, बहुतत्ववाद। बहु मतलब अनंत, काउंट नहीं कर सकते। तो ये नाम है, एग्जाम्पल चाहे लिखते चलो, इंडिया वाला याद रहेगा इसलिए हम कह देते हैं जैन, जैन फिलॉसफी। ये वाला कौन सा बताया था? दो वाला, जल्दी बताओ। टू, इसका एग्जाम्पल कौन सा बताया था? हाँ, सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी। और एक वाला कौन सा बताया था? ये तो है ही अद्वैतवाद, शंकराचार्य। ये इंडियन में। वेस्टर्न में हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी नाम, क्योंकि आप नाम अभी पता नहीं होगा, ये नाम शायद सुने हो। बोलो, ये क्या, किसके बेस पर हम नाम दे रहे हैं लोगों के? अभी हम नामकरण कर रहे हैं बच्चों का, अभी बच्चा आया नहीं है। पहला बच्चा कौन सा आएगा? प्लेटो। तब ये सब काम आ जाएंगी सब चीजें। नंबर्स के बेस पर हम सबस्टांस देख रहे हैं, कुछ एक कह रहे हैं, दो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं काउंटलेस। एक मोनिज्म है, ये एब्सोल्यूटिज्म है, दो डुअलिज्म है, ये प्लुरलिज्म है। दैट्स इट। बोलो, क्लियर है यहां तक? थ्योरी ऑफ सबस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, द्रव्य सिद्धांत, द्रव्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। द्रव्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। द्रव्य क्या था? सत्ता की मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। इसके बेस पर हम दो थ्योरी की बात कर सकते हैं। एक थ्योरी कहलाती है रिविजनरी, REVISIONARY, रिविजनरी मेटाफिजिक्स।
तो एक नाम है रिविजनरी मेटाफिजिक्स, दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव, डी है ये, DES, क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स और रिविजनरी मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको थ्योरी ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। एक कहलाती है रिविजनरी मेटाफिजिक्स और दूसरी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। रिविजनरी मेटाफिजिक्स की हिंदी है स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा, स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा। और दूसरा वर्णात्मक, वर्णात्मक तत्वमीमांसा। तो ये किस बेस पर है? ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। एक है रिविजनरी मेटाफिजिक्स और ये है डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स के कुछ और नाम है, नाम से भी क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स इंपीरिकल, इंपीरिकल अनुभव में जो आता है, इंपीरिकल मेटाफिजिक्स या इंपीरिकल रियलिज्म। दूसरा है ये वाला जो है रिविजनरी वाला, वो इंपीरिकल की जगह क्या है, वो है इन्फ्रेंस पे, अनुमान पे, इन्फ्रेंशियल हो जाएगा, अनुमान पर डिपेंड होता है। देखो नाम के बाद मैं इनकी व्याख्या करता हूं। थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, दो थ्योरी है, एक है रिविजनरी मेटाफिजिक्स और एक है डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। जो मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिक्स के मानने वाले ये मानते हैं कि इस दुनिया की व्याख्या, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया की व्याख्या किसी और दुनिया से करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया की व्याख्या यही की चीजों से की जा सकती है। ये इंपीरिकल वर्ल्ड है, अनुभव में आने वाली जगत है और अनुभव में आने वाली चीजों से ही हम इस दुनिया की व्याख्या कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। और जिनका इसके उलट, जिनका कहना है कि यहाँ की चीजें जो है ना आभासी हैं, रियल नहीं है, एक्चुअल में ये यहाँ की चीजें डिपेंड करती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी सत्ता पर, किसी गॉड पर जो इस दुनिया से कहीं बाहर रहता है, वो मेटाफिजिक्स कहलाती है रिविजनरी मेटाफिजिक्स। जैसे हमने क्रिश्चियनिटी में पढ़ा कि ये दुनिया एक्चुअल में जो रिप्लिका है किस दुनिया की, दुनिया तो बनाई गई थी कौन सी, गार्डन ऑफ ईडन वाली, बट सजा के तौर पर हमें अर्थ पे भेज दिया गया एडम ईव को। और हमें क्या करना है, ये दुनिया जो संचालित होती है, दुनिया जो कल चल रही है, वो उस दुनिया जो गॉड वाली दुनिया है, वहां से हिंदुओं में भी मानते हैं ना, हम भी मानते हैं कि ये दुनिया चलाई कहां से जा रही है, इसी दुनिया में रहने वाले लोगों से, या इस दुनिया से बाहर कोई दुनिया है उसके वो लोग चला रहे हैं। बताओ। सिर्फ बाहर वाली दुनिया से। तो जो भी, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, या कोई इज्म ना हो, बट ये मानता हो कि लेवल ऑफ रियलिटी है और हम जहां रह रहे हैं वो लोअर लेवल है, अपर लेवल कहीं और है। लेवल ऑफ रियलिटी है और ये लोअर लेवल की रियलिटी जहां हम रह रहे हैं, इस दुनिया के जो भी नियम है इसको चलाने वाला कोई और है, किसी दूसरी दुनिया में रहता है, वहां से ये गवर्न है। हमारे सब लिखा पढ़ी जो हो रही है हमारे कर्मों की, वो कहीं बैठा हुआ कोई, क्या नाम है उनका, अरे जो लिखा पढ़ी करते हैं स्वर्ग में बैठ के, चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी कर रहे हैं और वो अपनी फाइल रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कर्म फल होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा
हमें जो भी मिलेगा सजा या स्वर्ग जो भी मिलेगा, इस तरह की बात, जिसमें रियलिटी ये लोअर रियलिटी है इस दुनिया की और असली रियलिटी को इस दूसरी दुनिया में रहती है, ऐसे मेटाफिजिक्स को रिविजनरी या स्वप्नदर्शी मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये अनुमान पे बेस होती है, ये अनुमान ही तो है, ये लेवल होते हैं इसमें, ये लोअर लेवल है, कोई अपर लेवल होगा। इसकी जगह जो इंपीरिकल है, अनुभविक जगत, इसमें कोई लेयर नहीं होगा, नो लेवल, नो लेयर इन वर्ल्ड। यही दुनिया है, अच्छी बुरी टेढ़ी मेढ़ी जो भी है, इस दुनिया के नियम इसी दुनिया के हैं। इस दुनिया के बाहर का कोई कोई नियम नहीं है इस दुनिया पे काम करता हो। कोई हायर रियलिटी नहीं है, कोई लोअर रियलिटी नहीं है, नो हायर रियलिटी, हायर और लोअर रियलिटी या वर्ल्ड लिख लेते हैं। ये दुनिया आभासी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, वास्तविक है। ये है इंपीरिकल वर्ल्ड। जबकि इस तरफ स्वप्नदर्शी वाले में, रिविजनरी में, कहते हैं ये दुनिया आभासी है, असली दुनिया तो कोई और है। वो असली दुनिया कुछ लोग स्वर्ग कहेंगे, कुछ लोग कुछ और कहेंगे। ये जानने के लिए, ये मेटाफिजिक्स जानने के लिए आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और ये वाला मेटाफिजिक्स जानने के लिए क्या करना होगा, ये वाला अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इसकी ये कैसे जानते हैं हमें, बताओ? एक्सपीरियंस से, अनुभव से। इंपीरिकल है ये, इंपीरिकल मतलब अनुभव से। और इसको जानने के लिए इसके नियम यही रहते हैं, इसी दुनिया में, इस दुनिया के चलाने के नियम है। कोई बाहर की कोई दुनिया नहीं है जो नियम कहीं बाहर रहते हो, इसी दुनिया में रहते हैं। अगर मैं इस दुनिया के को मैं जानना चाहता हूँ तो इस दुनिया के नियमों को जान लूं तो कंप्लीट हो जाएगी ये बात। मुझे आज नहीं पता कि भूकंप कैसे आता है, सिस्मिक एक्टिविटी कैसे होती है, तो मुझे जानना है तो दो तरीके हैं। एक तो कह रहा है कि ये दुनिया के बाहर कोई है, वो चलाता है, वो नियम वहां से जानने पड़ेंगे हमें, और हम शायद जान भी ना पाए। दूसरा जो ये वर्ल्ड है, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है, वो कह रहा है कि अगर भूकंप इस दुनिया में है तो नियम भी कहाँ हैं भूकंप के, इसी दुनिया में। और अगर हमें इसका विज्ञान जानना है, इसका ज्ञान करना है तो वो यहीं से होगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो लेवल ऑफ रियलिटी किस में आएगा? बताओ, लेवल ऑफ रियलिटी किस में आएगा? स्वप्नदर्शी तत्व मानता हूँ। हाँ, रिविजनरी, स्वप्नदर्शी। इसमें कोई लेवल नहीं है, नीचे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऊपर ऊपर वाला, कोई अनुमान की बात नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। बट बस बात समझ गए होंगे, जैसे जैसे धर्म हावी था समाज में, वो ये वाला मेटाफिजिक्स ज्यादा हावी था। जैसे जैसे धर्म कमजोर हुआ, आज का साइंस लागू हुआ, वो ये वाला मेटाफिजिक्स हावी होता चला गया। धर्म चाहे कोई भी रहा हो, क्रिश्चियनिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्रिश्चियनिटी से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा या प्यार मोहब्बत या झगड़ा कुछ भी नहीं है, ये सब पे लागू है। ऐसे ही हम देखें, ऋग्वेद देखें, ऋग्वेद से लेकर प्लेटो तक के समय तक ऋग्वेद में एक नियम है, उसका नाम है ऋत। ऋत, ऋत क्या है? एक कॉस्मिक मॉरल लॉ है, कॉस्मिक मॉरल लॉ, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये पूरी दुनिया उससे चलती है, दुनिया से कहीं बाहर है, जिससे इंद्र, वरुण, अग्नि, सारे देवता इससे गवर्न होते हैं।
उस नियम का नाम था ऋत। ऋग्वेद में सारी शक्तियों को चला रहा है ऋत, इवन की देवताओं को भी चला रहा है ऋत, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। तो इस तरह की जो कॉस्मिक मॉरल लॉ की बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, किसी दूसरी दुनिया से इस दुनिया को चला रही है, हम ऋग्वेद के इस मेटाफिजिक्स को कहाँ रखेंगे? बोलो जल्दी से। स्वप्न दर्शित आत्मा मानता हूँ। यस। वहीं पर अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में हमने वोल्केनो के नियम, सिस्मिक एक्टिविटी के नियम, सुनामी के नियम पढ़े। ये नियम, अगर सुनामी धरती पे हो रहा है, इस वर्ल्ड में हो रहा है, दिस वर्ल्ड में हो रहा है, तो दो तरीके हैं। एक तो भूकंप या सुनामी या वोल्केनो को हम देखें कि भैया कोई दूसरी दुनिया वाला रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा है कि इसी दुनिया में हो रहा है तो इसी दुनिया के नियम है। हो सकता है हमें पता नहीं है, पता करेंगे, पता लग जाएंगे तो हम उसके पीछे की नियम जान जाएंगे जो इसी दुनिया में है, और उससे फिर हम अपना फायदा नुकसान देख सकते हैं। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्लियर है यहां तक? यस। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉजेशन, कारणता का नियम। जैसे हमें अगर पता चल गया कि सबस्टेंस क्या है, जो भी है, मान लो हम, क्योंकि न्यूटन का नाम सबने सुना है तो न्यूटन का नाम हम ले ले रहे हैं। न्यूटन कह रहा है कि एटम्स हैं। तो एटम्स कैसे काम करते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं, इनके पीछे क्या नियम है, किस नियम से ये एटम चलते हैं और फिर ये पूरा जगत बन गया, ये पूरा वर्ल्ड बन गया। तो न्यूटन क्या कह रहा है, इसके पीछे मोशन के लॉ है। लॉ ऑफ मोशंस पढ़े हैं ना आप लोगों ने बचपन में, गति के नियम। अरे मैं Yes. पूछूंगा नहीं, खाली हाँ ना बताओ, पढ़ा है ना? यस सर, पढ़े थे। तो कारणता का नियम, न्यूटन कह रहा है कि एटम हो गया सबस्टेंस, जिससे हम पूरी दुनिया की व्याख्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट और वगैरह वगैरह बातें जो सबस्टेंस के बारे में जानते थे। और ये आपस में काम कैसे करते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, जिससे पूरी दुनिया बन गई, वो है लॉ ऑफ कॉजेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग वो लॉ ऑफ कॉजेशन मोशन है। किसी के हिसाब से कुछ और होगा, किसी के हिसाब से कुछ और होगा, इसी को बोलेंगे कारणता का नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, और अभी आज वाली बातें आपको हजम हो ये पहले जरूरी है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, और मुझे अब बता